देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज बजट जो है वो स्टार्ट करेंगे। बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक का नाम है। अच्छा, तो देखो बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है किसी भी चीज का एस्टिमेशन करना। ठीक है, जैसे हम लोग का जो हर साल बजट पेश होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पूरा कैलकुलेशन दिखाती है कि इस बार या फिर इस ईयर, ठीक है, इस साल क्या कहाँ पर कितना खर्चा करना है, उसका एक एस्टिमेट दिखाती है। दैट इज बजट। किसी भी चीज का एस्टिमेशन जब हम लोग करते हैं उसी को बजट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीजों का एस्टिमेशन, जैसे हम लोग अपने स्टडी का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना टाइम लेंगे। जैसे एग्जाम के पहले जब हम लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर हम लोग एक बजट ही तो बनाते हैं ना, कि इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जो भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बजट बोल सकते हैं। तो बजट बेसिकली क्या है, एक एस्टिमेशन है। ठीक है, घर खर्चे के लिए हम लोग एक मंथली बजट बना सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जो बाहर रहते हो जो लोग, उन लोग का भी एक बजट होता है कि घर से हर मंथ इतना करके आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके रेंट वगैरह पे कर पाओगे। तो वो एक बजट है कि अगर मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना है, या फिर घर पे भी जो लोग रहे उनका भी अपना हिसाब से एक बजट है कि मुझे क्लासेस ज्वाइन करना है, या फिर मुझे जाके क्लासेस करना है, कॉलेज जाना है, ये वो जो भी खर्चा होता है। ठीक है, वो भी तो सबका एक अपना एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो एस्टिमेशन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्टिमेशन को ही हम लोग बजट बोल सकते हैं। तो बजट जो है, जैसे मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल लाइफ का, इसके अलावा मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बजट किस चीज का एस्टिमेशन हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम लोग किस चीज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। बजट का मतलब ही क्या है, एस्टिमेशन। ठीक है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्टिमेशन क्या क्या चीजों का कर सकते हैं। एस्टिमेशन कर सकते हैं एक्सपेंस का, कि अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो हमारा कितना खर्चा लगेगा, कितना खर्चा लग सकता है, दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है उसका अगर हम लोगों ने बजट किया कि अगर हम लोग इतना सेल करेंगे तो इतना बजट हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट का हो सकता है कितना सेल करना है। ठीक है, या फिर कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये भी एस्टिमेट करना पड़ सकता है। तो ये सब जो भी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ऑल आर बजट। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे बजट। बजट करना चाहे हम लोग रियल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देख लो, सारा चीजों को ही हम लोग बोल सकते हैं कि बजट है। ठीक है, बजट क्या है, बेसिकली एक प्लान है। ठीक है, जिसे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन मनीटरी टर्म। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को एक्सपेंस करना है, कुछ हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, बट हमें खर्चा करना पड़ेगा ये बोलने से नहीं होगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि हम लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव, जैसे हम लोग सेल करना चाहते हैं, हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों को सेल करना है, बहुत ज्यादा सेल करना है, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जैसे तुम लोग बोल सकते हो हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, वैसे नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि बहुत अच्छा क्या है, मतलब हम लोग का स्किल क्या है, बहुत अच्छे का मतलब बहुत अच्छा मतलब पास करना है, मतलब 50% जो होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, या फिर हम लोगों को 70% लाना, 80% क्या मतलब बहुत अच्छा, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं वो हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। तो बजट में भी वैसे ही होगा। ये जो प्लान है, ये जो प्लान है, ये प्लान करना है यानी एस्टिमेट करना है, उसको मॉनिटरी टर्म में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म में भी इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने एस्टिमेशन को मॉनिटरी एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी हम लोग इसे बोलेंगे कि हम लोगों ने बजट बनाया। ठीक है, तो बजट का अगर डेफिनेशन देखो तो यहाँ पर लिख देते हैं, बजट क्या होता है। बजट इज अ प्लान expressed in monetary terms. Thus, here objective and targets are laid in
क्वांटिटेटिव टर्म्स। नेक्स्ट लिखेंगे दस दिस नहीं, दस mere an objective or target is not a budget। ठीक है, सिर्फ टारगेट रखना एक बजट नहीं है, हमें बताना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है, उसे हमें मतलब मॉनिटरी टर्म में जो है एक्सप्रेस करके बताना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्टिव, एक मिनट, mere an objective or target is not a budget। For example, if the objective of an organization is to increase its profits or output, then it is not a budget। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरा बजट क्या है इस बार का, कि मैंने लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट कमाया उससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जितना हम लोगों ने आउटपुट मतलब प्रोड्यूस किया था उससे ज्यादा। लेकिन ये बोलने से नहीं होगा, सिर्फ टारगेट बताने से नहीं होगा कि मुझे मेरा टारगेट और भी अच्छा है, ऐसा नहीं, मुझे पूरा बताना पड़ेगा कि एक्चुअली क्वांटिटी में बताना पड़ेगा, मॉनिटरी टर्म में बताना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल टारगेट क्या है। कि प्रॉफिट अगर लास्ट ईयर 1 लाख हुआ था तो इस बार कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज, यानी 1,50,000, 1,20,000 या फिर 1,10,000 कुछ भी, ठीक है, ये हमें क्लियरली बताना पड़ेगा। तो इंक्रीज इट्स प्रॉफिट और आउटपुट, देन इट इज नॉट अ बजट। अगर हम लोग सिर्फ बताते कि हमें इंक्रीज करना है, देखो टर्म क्या है, अगर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज बताएंगे नहीं चलेगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड बजट। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे इफ वी सेट ए टारगेट ऑफ मेकिंग सेल ऑफ रुपीज 1,000 करोड़। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 1,000 करोड़ का सेल करना चाहते हैं, ऐसा कोई टारगेट लिया, यानी मॉनिटरी टर्म में से एक्सप्रेस कर दिया, देन इट इज बजट, देन इट इज अ बजट, तब हम लोग इसे बजट बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट बजट क्या हो गया, बजट हो गया एक फाइनेंशियल प्लान। इन शॉर्ट बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। तो बजट क्या है, बजट एक फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है, कि हमें कितना खर्चा करना है, क्या करना है, दैट इज कॉल्ड बजट। बजट हमको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल प्लान। और बजट जो है इसका एस्टिमेशन जो होता है, ठीक है, ये हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से करते हैं, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से करते हैं। जैसे मान लो अगर घर का ही हम लोग मंथली खर्चे का कोई एक बजट बना रहे, ठीक है, कि लास्ट मंथ में, जैसे कि लास्ट मंथ था मार्च, ठीक है, लास्ट मंथ में मान लो कि हम लोग का खर्चा हुआ है 10,000, तो हम लोग एजम्पशन सपोज अगर 10,000 का खर्चा हुआ है तो अप्रैल में हम लोग मान के चलेंगे कि ऐसा ही हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा हो सकता है। तो मार्च में 10,000, अप्रैल में, तो ये अप्रैल में 10,000 या उसके आसपास होगा, ये हमें कैसे पता चला, पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर ए future period on the basis of previous expenditure।
तो प्रीवियसली कितना हम लोगों ने हम लोग का खर्चा हुआ था, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग एक एजम्पशन ले सकते हैं कि इस बार हम लोगों का कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो बजट क्या हो गया? बजट हो गया बेसिकली हम लोग का एक एस्टिमेशन जो हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस या फिर प्रीवियस एक्सपेंडिचर कितना किया था उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और बजट से हमें क्या क्या हेल्प हो जाता है? देखो बजट से हमें क्या क्या हेल्प हो जाता है। पहला तो ये है कि बजट जो है हेल्प्स इन प्लानिंग, हेल्प्स इन प्लानिंग, कि अगर लास्ट मंथ में हम लोग का इतना खर्चा हुआ था तो इस मंथ कितना होगा। जैसे लास्ट मंथ मैंने एग्जांपल लिया 10,000, तो इस बार भी उसके आसपास ही होगा, तो हम लोग उस हिसाब से अपना खर्चा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मतलब अचानक से अगर कहीं पर भी ज्यादा खर्चा लग जाएगा तो हम लोग उससे भी देख सकते हैं कि पिछले मंथ में इतना हुआ था तो इस मंथ में कितना होगा, ठीक है। वैसे प्रोडक्शन के केस में देखो कि लास्ट मंथ मान लो रॉ मेटेरियल 10 रुपीज पर किलो करके लाया गया था, और अगर मान लो बाई चांस रॉ मेटेरियल का प्राइस बढ़ गया है तो हम लोग वो भी देख पाएंगे कि वो 10 से 11 हुआ कि 12 हुआ, तो हम लोग प्लान कर पाएंगे कि हमारा खर्चा कितना लगना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग कंपेयर भी कर पाएंगे कि हमारा मतलब प्रीवियस जो टर्म था, चाहे वो मंथली हम लोग चेक कर रहे हो चाहे वो हम लोग ईयरली चेक कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो हमें प्लान करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और ये हम लोग क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड फॉर, ये प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड होता है, ठीक है, फ्यूचर पीरियड के लिए ये बनता है। इसके अलावा ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो बजट जब पेश होता है देख सकते हो कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही बजट को जस्ट रीड करके बोल दिए वैसे नहीं होता है। रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब सबके पास ही अवेलेबल हो जाता है, नेट वगैरह से डाउनलोड करके हम लोग भी पढ़ सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का बजट आता है कि कहाँ पर क्या खर्चा होगा, कहाँ पर स्कूल बन रहा है, कहाँ पर रास्ता बन रहा है, किस जगह पे कितना खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, तो ये जो है ये रिटन होना चाहिए। तो बजट हमेशा रिटन होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या फिर देश का कोई बजट निकल रहा हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो हमेशा रिटन होना चाहिए, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ओरल नहीं होता है। बजट का जो भी बनता है ये रिटन ही होना चाहिए। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस तो लिखवा दिया मैंने और लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? बजट में हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करने का मौका मिलेगा, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग, कंपेयर करने में हमें हेल्प हो जाता है कि प्रीवियसली क्या खर्चा हुआ था और इस बार कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा, लेकिन बजट में वेरिएशंस भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएशंस, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, वेरिएशंस आर पॉसिबल इन बजट। ये सब बजट का हम लोग फ्यूचर सॉरी फीचर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस आर पॉसिबल इन बजट मतलब हम लोगों ने जो सोचा था उसमें चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है कि चेंज नहीं होगा। तो जो हम लोगों ने सोचा था उसमें वेरिएशंस भी आ सकता है, ठीक है। तो मान लो जैसे हम लोगों ने टारगेट लिया था कि 6 घंटा में दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें हमारा 5 घंटा ही लगा या फिर 7 घंटा लगा, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है एडवर्स या फेवरेबल, ठीक है। तो वेरिएशंस जो है वो पॉसिबल है बजट में। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्शन में सोचा था खर्चा होगा 10 लाख का, हुआ 12 लाख का, हो सकता है। तो वेरिएशंस जो है वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने सोच लिया वही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चेंजेस जो है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी आराम से है कि चेंजेस हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये हो गया बजट। बजट का मतलब जितना भी छोटा छोटा जो फीचर्स है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप्स का बजट होता है। टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। पहला पढ़ेंगे फिक्स्ड बजट, ठीक है। तो फिक्स्ड बजट कैसा होता है देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो प्रीवियस ईयर में बजटेड, प्रीवियस ईयर में प्रोडक्शन हुआ था, ऐसा मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्रोडक्शन हुआ था 60% कैपेसिटी, ठीक है। और इस बार हम लोगों का बजट जो है हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि हम लोग 80% कैपेसिटी में प्रोडक्शन करें, ठीक है।
तो 60% में सपोज 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोगों का बजट जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड बजट का मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने बोला है कि वेरिएशंस आर पॉसिबल इन बजट, मतलब हम लोगों ने जो सोचा था उसमें वेरिएशंस हो सकता है, बट एक वन टाइप ऑफ बजट है फिक्स्ड बजट, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि फिक्स्ड बजट क्या होता है। बट ये जो है ना, ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता है फिक्स्ड बजट। जैसे हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग 10,000 से ज्यादा खर्चा करेंगे नहीं घर खर्चा, लेकिन अगर महंगाई हो रहा है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग बोलेंगे 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, फिर भूखा रहना पड़ेगा, या फिर कोई भी चीजों को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है फिक्स्ड बजट बोल के, मतलब कुछ होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। मतलब ये बिजनेस में एप्लीकेशन होना इसका बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। कौन से बिजनेस में एप्लीकेशन होगा? जहां पर हमारा जो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो एकदम हमेशा लाइफ टाइम एक जैसा ही रहेगा, ऐसा अगर कोई बिजनेस बनेगा, मतलब ऐसा अगर कोई सिचुएशन ऑकर करता है, देन जो फिक्स्ड बजट है वो फिजिबल होता है, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 60% कैपेसिटी यूटिलाइज करके 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था, और हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि इस बार 80% हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए? नॉर्मली सोचो कि अगर हम लोग 10,000 यूनिट बना रहे 60% कैपेसिटी यूटिलाइज करके, तो 80% के लिए हमारा कितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए? 13,333। 13,333 इतना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड बजट के हिसाब से क्या इतना होगा? क्या फिक्स्ड बजट के हिसाब से ये होगा, या फिर कितना होना चाहिए? नो, अगर हम लोगों ने कितना होना चाहिए फिर? ये वाला तो नहीं होगा। 10,000। 10,000 ये नहीं 10,000। होगा, 10,000 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये 10,000 ही बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फिक्स्ड बजट बना रखा है कि कुछ भी कैपेसिटी यूटिलाइज कर लो, ये 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो होना चाहिए 13,333, ठीक है। 13,333 प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, यहां पर ये लिख देते प्रोडक्शन यूनिट, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये फिजिबल नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली में प्रोडक्शन हुआ, सपोज एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर 11,000 यूनिट फॉर एग्जाम्पल। अगर एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 11,000, ये तो एक बेसिस है कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए अगर हम लोग 60% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, देन 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करने पे हमारा 13,333 प्रोड्यूस होना चाहिए। ये हम लोगों ने बेसिस पे निकाला ना कि 10,000 डिवाइडेड बाई 60% इंटू 80% करके ये होना चाहिए, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो हमें यही बोल रहा है। बट फिक्स्ड बजट बोल रहा है कि नहीं 10,000 ही होगा, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ 11,000 यूनिट। अगर हम ऐसा होता है कि एक्चुअली 11,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, मतलब अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि होना चाहिए था 10,000 यूनिट, है ना, तो होना चाहिए था 10,000 यूनिट, मतलब ये एक्चुअली नहीं लिखना चाह रहे, एक्चुअली हम ये दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करें तो सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है कि एडवर्स है? सोच लो कि मतलब हुआ नहीं 13,333 नहीं हुआ, एक्चुअली में हुआ 11,000, होना तो चाहिए था 13,333। ये तो नॉर्मल बेसिस के हिसाब से बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में तो कुछ और भी हो सकता है। अगर एक्चुअली में 11,000 हुआ और हम लोग ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, तो सिचुएशन क्या है, मतलब फेवरेबल है कि फेवरेबल है। फेवरेबल है, ठीक है। हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन किया, बट ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि देखो एक्चुअली 80% यूटिलाइज करके तो हमारा 13,333 प्रोड्यूस होना चाहिए था, बट एक्चुअली में 11,000 हुआ, तो हमें लग रहा है कि सिचुएशन फेवरेबल है। बट एक्चुअली सिचुएशन अगर देखो तो ये तो एडवर्स है, क्योंकि 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो 13,333 प्रोड्यूस होना चाहिए। हाँ, तो फिक्स्ड बजट में ये मतलब ड्रॉबैक है कि फिक्स्ड बजट में हम लोग जब कंपेयर करेंगे हमें सही डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सोच ही रहे हैं कि हमारा जो यूनिट प्रोडक्शन है वो 10,000 ही होना चाहिए। मतलब हम लोगों का दिमाग में क्या चलेगा, हम लोगों ने सोचा 10,000 होना चाहिए, वो 11,000, बट एक्चुअली होना तो चाहिए था 13,333। तो जब 13,333 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक तो हम लोग का लॉस है। लेकिन हम लोगों ने दिमाग में बैठा रखा है कि 10,000 ही होगा, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड बजट, तो उसके हिसाब से 11,000 देखेंगे तो ये लग रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। 11,000 यूनिट सोचा था 10,000 ज्यादा बन गया, है ना, ज्यादा गेन हो गया ऐसा लग रहा है, बट ये सिचुएशन गेन का नहीं है। तो फिक्स्ड बजट का ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो फिक्स्ड बजट क्या है ना, एक्चुअली ये फिजिबल होता नहीं है, फिक्स्ड बजट बोल के कुछ होता नहीं है। अगर हो भी जाए तो ये कैसे बिजनेस में मतलब पॉसिबल है, जहां पर डिमांड जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जहाँ होता है। नहीं, फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं, जहां पर डिमांड जो है वो फिक्स्ड है, मतलब उनको चेंज करना ही नहीं अपना, जो 60% पे चल रहे 60% पे चल रहे हैं ना, डिमांड जो है हाँ, वो सर्टेन है।
डिमांड कम भी नहीं होता है, डिमांड ज्यादा भी नहीं होता है, एंड स्टेबल है। अगर ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है, अगर ऐसा कोई बिजनेस हो तो ये हो जाएगा हम लोगों का फिक्स्ड बजट में फिट हो जाएगा। या फिर जो सीजनल नहीं है, मतलब सीजन के हिसाब से कम ज्यादा नहीं होता है, सीजनल बिजनेस में नहीं होगा, ठीक है। नॉट सीजनल, अगर कोई बिजनेस सीजनल नहीं है तो फिर उस पे फिक्स्ड बजट फिट हो जाएगा, क्योंकि सीजन के ऊपर अप एंड डाउन होता है कोई भी प्रोडक्शन का, तो वो अगर नहीं होगा तो ये फिक्स बजट में फिट हो जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। अब ये थोड़ा सा तो इलॉजिकल है ना, एक्सटर्नल फैक्टर तो जो है बिजनेस को इफेक्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया, कुछ मान लो नेचुरल डिजास्टर वगैरह, तो ये सब तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, ठीक है। या फिर सडनली कुछ हो गया, जैसे कि कोविड जैसा कोई सिचुएशन हो गया। अब ऐसा बिजनेस थोड़ी ना होता है कि जो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्टेड नहीं होगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो उसमें फिक्स्ड बजट जो है फिट बैठेगा, ठीक है। नो इम्पैक्ट of external factors on the business। तो इस तरह का अगर कोई क्राइटेरिया हो देन फिक्स्ड बजट जो है पॉसिबल है। तो फिर फिक्स्ड बजट का मतलब अगर कुछ ये बोले कि मेरिट्स अगर बोले कि क्या है, मतलब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज कुछ नहीं, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इसे बनाना बहुत ही कम टाइम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका जो मेरिट्स है, मेरिट्स क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ चेंज करना ही नहीं है, जो बना हुआ है सालों साल वही चलते रहेगा, तो अंडरस्टैंड करना तो इजी होगा ही, कुछ चेंजेस है ही नहीं, चेंज को समझना ही नहीं है हमें। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, कुछ चेंज वगैरह होगा ही नहीं तो टाइम तो कुछ लगेगा ही नहीं, इसीलिए ये जस्ट इसका मेरिट है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेबल भी तो होना चाहिए, अगर किसी बिजनेस में एप्लीकेबल होगा तभी, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, मैंने तो 3 फैक्टर लिखा, इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, जैसे कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। ट्रेंड, ये एक फैक्टर हो सकता है, ट्रेंड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, किसी भी तरह का स्पेशल लेबर मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी जाके ये स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज स्टेबल नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड बजट, ठीक है। जैसे कि अगर मतलब और कुछ कंपैरिजन करके बताए, जैसे मान लो तुम लोगों ने सोचा कि हम लोग 10 घंटे में ही एग्जाम के पहले पूरा कॉस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, 10 घंटा ही टाइम लगाएंगे, मान लो कंप्लीट नहीं हुआ, तुम लोग बोल रहे हो कि 10 घंटा पढ़ लिया, अब कंप्लीट हुआ नहीं हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा हो जा रहा है फिक्स्ड बजट, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, अगर नहीं हुआ तो हमें और भी टाइम लगा के कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर हमें कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है तो फिक्स्ड बजट इस तरह से होता है जो कि रियलिटी में उतना एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि अगर मान लो टाइम जो डिसाइड किया था हम लोगों ने उससे ज्यादा टाइम लग गया या फिर उससे कम लग गया, तो ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे फिक्स्ड बजट क्या है, रिजिड है, मतलब जिद्दी जैसा, ठीक है, जो सोच लिया वो सोच लिया, अब उससे क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है वो देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपने आप को अगर चेंज कर सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी अगर रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल बजट वैसा ही होता है कि अगर मान लो कि 10 घंटे में पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ और भी 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया कि 10 घंटा दिमाग में रखा था तो फिर 2 घंटा और एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही मान लो कि अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है, मंथली खर्चा 10,000 था, अगर 11,000 12,000 हो रहा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, अगर चीजों का दाम बढ़ेगा तो हमें इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब वो हो जाता है जहां पर हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर चेंज होगा तो हम लोग उसे एडप्ट कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट में लिखना है, दिस इज द बजट विच इज फ्लेक्सिबल enough to be prepared at level of production
एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने 60 से 80% किया, तो हम लोग फ्लेक्सिबल बजट अगर बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे ये 10,000 है तो ये 13,333 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है फ्लेक्सिबल बजट। ये किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि प्रीवियसली ऐसा हुआ था बट 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, अभी 30% कर रहे हैं तो कितना होगा, तो उस बेसिस पे ये फिट बैठता है, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वहां पर हमेशा खर्चे को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड खर्चा, वेरिएबल खर्चा और सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड बोलो। तो वाइल प्रिपेयरिंग दिस बजट वेरियस expenses divided into variable, fixed and semi variable। सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स्ड बोलो। अच्छा, वेरिएबल मतलब कौन सा खर्चा हो जाता है जो वॉल्यूम चेंज के साथ चेंज होगा, दैट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है जो कि लेवल चेंज होने पे चेंज नहीं होगा, ये तो बेसिक है कॉस्ट का, हम लोग को पता ही है। तो एक बार लिख लेते हैं, जब हम लोग बनाएंगे ये दो बजट तो कैसे करके प्रेजेंट करना है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज expenses which change proportionately, and fixed expenses remain, and इसको but लिख देते, but fixed expenses remain same at all level। all level of production। और सेमी वेरिएबल क्या होगा? सेमी वेरिएबल expenses are those where the changes is not प्रोपोर्शनेट। डायरेक्टली एकदम प्रोपोर्शनेट होगा ऐसा बात नहीं, क्योंकि सेमी वेरिएबल को ही तो हम लोग सेमी फिक्स्ड भी बोलते हैं ना। प्रोपोर्शनेट। अच्छा, ये हो गया हम लोग का फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बाकी आगे का और भी बजट देखेंगे। गुड इवनिंग प्रिया। अच्छा, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोग बताओ कि ये कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा बजट है। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ए फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7,000 आवर्स, दैट इज 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। 7,000 आवर्स अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है तो वो 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहा है। फर्निशेस डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एज अंडर वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड एक्सपेंस। द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85% एंड 90% 95% एक्टिविटी एंड बाय 20% अबव 95% एक्टिविटी। तो जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो 10% बढ़ जाएगा अगर एक्टिविटी मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85 से 95 के अंदर है, और 20% बढ़ जाएगा एबव 95% एक्टिविटी। अगर 95% एक्टिविटी लेवल यूज होगा तो वो 20% बढ़ जाएगा। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 80, 90 एंड 100% एक्टिविटीज। हमें 80, 90 एंड 100% एक्टिविटी के ऊपर बजट बनाने बोला है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट बता दिया है, अगर नहीं भी बताएगा तो हम लोग देख के आराम से बता सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल बजट है, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे हमें बजट जो है बनाने के लिए बोला है। तो अलग अलग कैपेसिटी लेवल तभी यूज हो सकता है ना, अगर हम लोग फ्लेक्सिबल है, अगर हम लोग फिक्स्ड है, रिजिड है, तब तो ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा।
अच्छा, यहाँ पर बोला है 70% दिया हुआ है, 80, 90 और 100% बनाना है। ठीक है, तो 70% दिया हुआ है, उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 80%, 90% और 100% जो गिवन है उसके बेसिस पे ही बाकी बनेगा ना, तो उसको भी मैंने लिख लिया, बट मैंडेटरी नहीं है। अगर 70% नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्टिकुलर्स, अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स क्या क्या है? 70% में है 7000 घंटा काम होगा, एक्सपेक्टेड है, इसीलिए मैंने बजटेड आवर्स यहाँ पर बोला है ना, एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट, कि 70% कैपेसिटी लेवल पे 7000 घंटा जो है यूज हो सकता है टाइम। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर 7000 होगा तो बाकी होगा कैलकुलेशन कैसे होगा? पहले 100% निकाल लो तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर 100 नहीं रहेगा क्वेश्चन में तब तो हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो 7000 यानी 70%, तो 100% मतलब कितना? 10,000। तो 100% 10,000 होगा, तो 80% मतलब 8,000, 90% मतलब 9,000। तो ये हो गया बजटेड आवर्स। ठीक है, ये हो गया बजटेड आवर्स। अब हम लोग एक्सपेंसेस को लिखेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस सबसे पहले दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस। वैसे भी इसे हम लोग ऐसे बंद कर सकते हैं क्योंकि ये तो आवर्स है। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस, ये जो वेरिएबल एक्सपेंस लिख रहा है ये हम लोग का रुपीज में आएगा। वेरिएबल एक्सपेंस जो है ये है 1260 है फॉर 70%। ठीक है, तो फिर बाकी के लिए कितना हो जाएगा? 100% निकाल लो तो बाकी सब इजीली निकल जाएगा। 1260 फॉर 70%, यूनिटरी मेथड कर लो तो 1260 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 1800, है ना? 1800। अब 1800 का 90%, 1800 का 90%, 1620 हाँ 1620, 1800 का 80%, 1440 1440। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा खर्चा बोला है? देखो नेक्स्ट बोल रहा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। अब इसका ना कुछ बता रखा है कि कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इसका एक स्लैब बता रखा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का। ये नॉर्मली तो 70% पे जो है वो लिख लेते हैं, 70% पे 1200 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस गो अप बाय 10% बिटवीन 85 एंड 95। 85 और 95 के बीच में अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो वो 10% बढ़ जाएगा। तो 80% पे क्या होना चाहिए? क्योंकि पहला इंक्रीज बता रहा है कि 85 से 95, 85 से अगर 95 होगा तो 10% बढ़ेगा जितना भी है, और 95 से ज्यादा होगा तो फिर वो 20% बढ़ेगा जितना है। तो 80% वाले में क्या होगा बताओ? 1200 सेम होगा, सेम होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जितना था उतना ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें इफेक्ट होगा नहीं, बोल तो दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला देखो 90%, तो 90% तो 85 से 95 के मिडिल आ रहा है, तो इसमें इफेक्ट आएगा कितना? 10% इंक्रीज होगा, तो 1320 हाँ 1320, 1200 पे 10% बढ़ा दो, 1320 हो जाएगा। और 100% मतलब मोर देन 95%, यानी 20% बढ़ाना है। 1440 1440, ये हो गया सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सेम आएगा मैम सब में 1800। हाँ, सब में सेम आ जाएगा, सही, सब में सेम आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ऐड कर लो, $1260 प्लस 3000, 4260, 3000, और ये हो गया 4440। अच्छा, 1620, 440 हाँ ये वाला लिख लिया, 4740 हाँ, और 1800, 1440 और 1800, 5040, ये हो गया। बस इतना ही पूछा था हमें। अच्छा, और यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ बोला है कि प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर इतना। अच्छा, अब ये जो आवर्स दे रखा है, फिर इसका यूटिलाइजेशन क्या है? इससे तो हम लोगों ने ये सब यूनिट निकाल लिया और इसी से हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे। इसके अलावा हम लोग आवर्स से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब बता रहे हैं,
कि अगर 4260 रुपीज खर्चा होता है 7000 घंटा काम करने पे, तो पर घंटे पे कितना खर्चा हो रहा है, एक आवर में कितना खर्चा हो रहा है, हम लोग ये कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। वैसे पूछा नहीं है लेकिन आवर्स दिया हुआ है ना, तो इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो 4260 रुपीज एक्सपेंस हो रहा है फॉर 7000 आवर्स, ये होगा यूनिटरी मेथड। 7000 घंटा काम होने पे 4260 रुपए खर्चा होता है, तो एक घंटे के लिए कितना हो जाएगा, 4260 डिवाइडेड बाई 7000। इस तरह से हर जगह का रिकवरी रेट निकल जाएगा। 4260 डिवाइडेड बाई 7000 0.60। हाँ 0.608 है तो 61 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 4440 डिवाइडेड बाई 0.555। तो 0.55। 4740 डिवाइडेड बाई 9000 0.53। 0.53 10,000 0.50 रिकवरी रेट रुपीस पर आवर। अच्छा बस इसमें इतना सा ही बोला था, फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स attain sale of rupees 6 lakh at 80% of its normal capacity and its expenses are given below। बोल रहा है कि कंपनी एक्स का एक डिपार्टमेंट है जहां पर 6 लाख रुपीस का सेल हो जाता है अगर 80% कैपेसिटी यूटिलाइज किया जाए तो। अब इसमें खर्चा क्या क्या बोल रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सैलरी, ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंस 2% ऑफ सेल बोला है, मतलब इसका 2% हो जाएगा। डिप्रिशिएशन रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा उसके बाद सेलिंग कॉस्ट में सैलरी सब बोल रखा है 80% ऑफ सेल, मतलब 6 लाख का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2% ऑफ सेल्स, ऑफिस एक्सपेंस 1% ऑफ सेल्स, जनरल एक्सपेंस 1% ऑफ सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वेजेस 15,000, रेंट 1% ऑफ सेल, अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ सेल। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। हमें ये जो अलग अलग खर्चा हेडिंग दे दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट मिला के हमें एक फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है। ओपनिंग एट 90%, 100%, सॉरी ऑपरेटिंग एट 90%, 100%, 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पर तो नॉर्मल कैपेसिटी 80% यूटिलाइज हो रहा है। हम लोग का फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए बोला गया 90%, 100% एंड 110% कैपेसिटी पे। ठीक है देखो 80%, 90%, 100% और 80 90। 80 तो जो यूज हो रहा है 80 90 100 110। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स। यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दे रखा है 6 लाख, ठीक है। सेल्स दे रखा है 6 लाख 80% पे, तो 90% पे कितना होगा, बेटर होगा 100% निकाल लेते, बाकी सब जल्दी जल्दी निकल जाएगा। 6 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर लो, 7.5 लाख, 7,50,000। अब इसका 90% 6,75,000 और इसका 110%, 7,50,000 का 110, 8,25,000। हाँ 8,25,000 ये सेल्स हो गया। अब कॉस्ट जो दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसके अंडर क्या क्या है, ऑफिस सैलरी 90,000। अच्छा अब ऑफिस सैलरी 90,000 जो है, ये तो पहले वाले में तो हम लिख ही दे रहे हैं, ऑफिस सैलरी 90,000। अब बोलो कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, हमें इसका नेचर भी समझना पड़ेगा। ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सोचो हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ चुके हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का नेचर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। सोच के देखो, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा लगभग सारा ही तो फिक्स्ड होता है, ऑफिस यस सैलरी मैम। क्या ये फिक्स्ड है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर यस मैम। 90 है तो बाकी सारे जगह पे कितना होगा, 90।
90, क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी ना सैलरी किसी का कम या ज्यादा होता है। अगर किसी भी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर कम हो रहा है तो ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते कि सैलरी कम देंगे या फिर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा देंगे। सैलरी तो एक फिक्स नेचर का होता है, तो उसी हिसाब से होगा। तो हर एक एक्टिविटी लेवल पे 90,000 ही होगा। जनरल एक्सपेंस ये बोल रखा है 2% ऑफ सेल, तो क्या ये फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल? सोच के देखो कि जनरल एक्सपेंस 2% ऑफ सेल बोला है तो ये क्या होगा? ये वेरिएबल नेचर हुआ ना, क्योंकि ये वेरिएबल में हाँ, क्योंकि ये सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेल कम या ज्यादा कब होता है? अगर हमारा यूनिट कम या ज्यादा हम लोग बेचते हैं, 10,000 यूनिट बेचेंगे तो सेल्स का मतलब जो वैल्यू है कुछ अलग आएगा, 12,000 बेचेंगे तो अलग आएगा। मतलब वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो जनरल एक्सपेंस ये जो है ये वेरिएबल है। अगर नहीं भी बोलेगा तो वेरिएबल ही आंसर आएगा। अगर हम लोग नहीं भी इसको सोचते तब भी हम लोग का आंसर 2% ऑफ सेल के हिसाब से अलग अलग ही आ जाता। बट हाँ, हमें इसमें समझना चाहिए कि 2% ऑफ सेल मतलब वेरिएबल हो रहा है। अगर हमें बाई चांस इसका नेचर भी पूछ ले तो 6 लाख का 2%, 12,000, 12,000। इसका 2% 6,75,000। 13,500, अच्छा, 13,500। इसका भी 2%। 15,000, और इसका भी 2%। 16,500। नेक्स्ट यहाँ पर डेप्रिशिएशन। 80%, 90%, 100%, 110। अच्छा, डेप्रिशिएशन फिक्स्ड ही होना चाहिए, देख लेते हैं। डेप्रिशिएशन 7,500। डेप्रिशिएशन तो हमेशा फिक्स्ड होता है। जो भी एसेट वगैरह यूज हो रहा है या फिर फर्नीचर जिस पे भी जो भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिशिएशन लग रहा है वो हर एक एक्टिविटी लेवल पे एज इट इज ही लगता जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस ये क्या होगा? ये फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल फिक्स्ड होगा? होगा। फिक्स्ड होगा। 8750, 8750, 8750। अब ये सारे चीजों का टोटल करना है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि अलग अलग करके दिखाने के लिए बोला है ना। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट बजट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट मतलब इसका टोटल कर लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो रहा है खर्चा। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो टोटल करना पड़ेगा 90 और 12, 1,02,000, 1,18,250। 1,18,250। तो ये वाला 1,19,750। फिर ये वाला 1,21,250। और ये 1,22,750। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग का खर्चा दिया हुआ था, सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? सेलिंग कॉस्ट में है सैलरी, सैलरी। अच्छा, सैलरी बोल रखा है 8% ऑफ सेल, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं 8% ऑफ सेल्स। तो सेल कितना था यहाँ पर? ये देखो 6 लाख का 8%, 48 होगा। अच्छा, फिर 8%, 8% इसका 6,75,000 का 8%, 54,000। 54,000। हाँ। अच्छा, इसके बाद 60,000। अच्छा 60, 66,000। 66,000। अच्छा, सैलरी हो गया। सैलरी के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो सेम उसी तरह से सेल के ऊपर 2% करके अप्लाई करना पड़ेगा। 12,000, 13,500, 15,000 और 12,000, 16,500। 13,500, 15,000, 16,500। अच्छा, 2% ऑफ सेल्स, 1% ऑफ सेल, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस। 6,000, 6,750, 7,500 और 8,250। 6,6,750। 7,500 हाँ। और 8,250। नेक्स्ट है फिर से 1% ऑफ सेल जनरल एक्सपेंस, तो एज इट इज ही हो जाएगा अमाउंट।
जनरल एक्सपेंस फिर से बोला है 1% ऑफ सेल्स, तो सेम इतना ही हो जाएगा 1%, ये भी था ये भी है, तो ये फिक्स नहीं हुआ, ये सेम इसीलिए हो रहा है क्योंकि परसेंटेज सेम दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन पे इतना ही आएगा। अब इसका टोटल कर लेना चाहिए हम लोग को, तो 48 प्लस 12 प्लस 72,000। हाँ ये हो गया 72,000। अच्छा 54,000, 81,000। अच्छा 81,000, 15 15 15 30 और ये 90 यस मैम। 90,000, और ये वाला कितना हो जाएगा 16,500 16,500 प्लस 66, मतलब 99 हो रहा है, 99,000। ये दोनों ऐड करने से 16,500 और 16,500 16,500 हो जाता है 33,000, 33 और 66 99,000। तो ये हो गया टोटल सेलिंग कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या है, वेजेस, वेजेस दे रखा है 15,000, क्या हर एक जगह पे 15,000 ही होगा, क्या वेजेस जो है वो फिक्स्ड होगा, यस मैम। तो हर एक जगह पे 15,000 ही होगा, वेजेस तो फिक्स्ड नेचर का होता है, इसके साथ सेल्स वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। रेंट 1% ऑफ सेल्स, रेंट 1% ऑफ सेल, तो 1% ऑफ सेल मतलब यही वाला हो जाएगा ना, 1% ऑफ सेल मतलब सेम यही अमाउंट आ जाएगा, सेल का अमाउंट तो उतना ही है, बस हमें 1% कैलकुलेट करना है, तो ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, सेम अमाउंट ही आएगा ना, 1% बता रखा है इसीलिए। अदर एक्सपेंस 4% ऑफ सेल, अदर एक्सपेंस 4% ऑफ सेल्स, तो जो 4% ऑफ सेल है ना इसका डबल कर दो, ये देखो 2% वाला जो निकला था उसका डबल कर दो, तो 12,000 का डबल 24,000, 13,500 का डबल कर लो, ये हो 27,000। गया हाँ 27,000, 15,000 का डबल 30,000, 30,000। और ये 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 33,000, यस। 33,000 हो गया। अब टोटल कर लेंगे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फर्स्ट वाला 45,000। 45,000, 27 15 48,750। 48,750, 45,000 और 7,500 मतलब 52,500, ये वाला 56,250। 56,250, बस अब टोटल निकालना पड़ेगा, तीनों का टोटल, टोटल कॉस्ट, ये दे देते हैं 1, ये दे दिया मैंने 2 और यहाँ पर 3, 1 + 2 + 3, अच्छा 80% वाला कितना होगा, ये क्या कैलकुलेट किया मैंने, 2,35,250। अच्छा 2,35,250, और उसके बाद वाला 2,49,500। 2,49,500, उसके बाद वाला 2,63,750। 2,63,750, और लास्ट वाला आ रहा है 2,78,000, 2,78,000 आ रहा है। यस। बस ये आसान सा ही था, पहले का 2 क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमें यूनिटरी मेथड लगा के सही सही कैलकुलेशन करना है। अच्छा नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोला है, action plan manufacturers normally produce 8,000 unit of their product in a month, एक महीने में नॉर्मली वो 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं in their machine shop. For the month of Jan they had planned for a production of 10,000 unit, वो लोग नॉर्मली 8,000 यूनिट बना रहे हैं, बट इन्होंने प्लान किया है, मतलब बजट बनाए 10,000 यूनिट बनाएंगे, owing to sudden cancellation of a contract in the middle of Jan they could only produce
6,000 यूनिट इन जैन। तो इनका सोचना था कि 10,000 यूनिट बनाना पड़ेगा, बट किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया, मतलब जो ऑर्डर दिया था वो शायद नहीं बोल दिया है, तो उन्होंने 10,000 की जगह 6,000 ही प्रोडक्शन किया। तो नॉर्मली 8,000 करते हैं, तो ये नॉर्मल से भी कम हो गया, ये जो है नॉर्मल से भी कम हो गया। ये जो है नॉर्मल से भी कम हो गया कि इनका सोचना था कि पहले 8,000 यूनिट जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी 10,000 करना पड़ सकता है, बजटेड था, बट अभी देखा जा रहा है कि 6,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। अब आगे पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid a 10% of the savings as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than budgeted provisions। बोल रहा है कि ये लोग अपना इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब मॉनिटर करते हैं, प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक प्लान, मतलब इन्होंने जो सोच रखा है वो ये है कि अगर बजटेड जो खर्चा है वो, अगर एक्चुअल जो खर्चा होगा, क्या बोला है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। वेन इन एनी मंथ, अगर किसी भी मंथ में द इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकट, जो खर्चा इनकट हुआ है, इज लेस देन द बजटेड प्रोविजन। मान लो सोचा था कि खर्चा होगा 2 लाख और खर्चा हुआ 1.5 लाख, तो खर्चा कम हुआ। अगर ऐसा होता है तो 10% जो है बोनस दिया जाएगा, 10% बोनस दिया जाएगा, जितना सेविंग्स होगा उस पे, किसको, फोरमैन को। ये बता रहा है यहाँ पर, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। Indirect manufacturing costs are carefully planned and monitored in the machine shop, and the foreman of the shop is paid a 10% of the savings as bonus when in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provision। इसका मतलब यही हो गया कि जो खर्चा सोचा गया था अगर उससे कम खर्चे में काम हो जाता है तो ये लोग क्या करेंगे, बोनस दे देंगे फोरमैन को। द फोरमैन हैज पुट इन ए क्लेम दैट ही शुड बी पेड ए बोनस ऑफ 88.50। अब जो फोरमैन है वो क्लेम कर रहा है कि मुझे बोनस दे दो 88.50 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, द वर्क मैनेजर वंडर्स हाउ एनीवन कैन क्लेम ए बोनस व्हेन द कंपनी हैज लॉस्ट ए साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सॉरी, साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट, सीजेबल है कि साइजेबल है, साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट है। द रेलिवेंट फिगर्स आर एज अंडर, मतलब बोल रहा है कि वर्क मैनेजर को, मतलब ये सुन के अजीब लगा कि जहां हमारा टारगेट था 10,000 और हम लोग को प्रोडक्शन करने को मिला 6,000, जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन से भी कम है, तो बोनस किस बात का, फिर बोनस क्यों मांग रहा है, बोनस तो नहीं लेना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में कौन बोनस देगा। तो यही चीज बोल रहा है, बट इन्होंने बोला है कि मतलब क्लेम किया है कि 88.50 जो है बोनस इसे मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स दे दिया है, रेलिवेंट फिगर्स यानी एक्सपेंसेस का। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे का लिस्ट दे दिया है, और किस हिसाब से दिया है, एक्सपेंसेस फॉर ए नॉर्मल मंथ, मतलब 8,000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल मंथ में तो 8,000 यूनिट प्रोडक्शन होता है। प्लान फॉर जनवरी, जनवरी का 10,000 का टारगेट था तो इतना खर्चा हो सकता है। एक्चुअल इन कॉस्ट जनवरी, मतलब जो 6,000 यूनिट बना उसका कॉस्टिंग दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो सैलरी 1,000 था, यहाँ पर भी 1,000, तो इसका मतलब ये फिक्स नेचर का हो गया, सैलरी ऑफ फोरमैन। इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पर 720, यहाँ पर 900, तो क्या ये फिक्स्ड होगा, क्या ये फिक्स्ड खर्चा है, लग रहा है 8,000 पे भी 720, 10,000 पे 900, क्या ये इन फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, ये खर्चा क्या है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। 8,000 यूनिट के लिए 720 और 10,000 यूनिट के लिए 900, तो क्या ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वही सीखना है हमें। इनडायरेक्ट मटेरियल भी चेंज हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल का भी देखो जो कॉस्ट है वो चेंज हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल या सेमी वेरिएबल हो सकता है। रिपेयर्स मेंटेनेंस भी चेंज हुआ है, तो वेरिएबल या सेमी वेरिएबल हो सकता है। पावर में भी वही, ठीक है, टूल्स कंज्यूम्ड में भी वही दिखा रहा है। रेट्स एंड टैक्सेस ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये भी फिक्स्ड है, देखो एक ही जैसा है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है हमें एक ही जैसा है। तो एक ही जैसा जो है वो फिक्स्ड है, जो एक जैसा नहीं है वो या तो वेरिएबल है या तो सेमी वेरिएबल है। इंश्योरेंस भी फिक्स्ड है।
अब टोटल खर्चा बता रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर, क्या हम लोग वर्क्स मैनेजर के बात से एग्री है, मतलब वर्क्स मैनेजर ने जो बोला है कि बोनस कैसे कोई क्लेम कर सकता है, मतलब इनको इनका कहना है कि बोनस नहीं देना चाहिए। इज द फोरमैन एंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जनवरी, क्या फोरमैन को कोई भी बोनस मिलेगा, क्योंकि बोनस का तो एक प्रोविजन बना हुआ था, ऐसे ही किसी को बोनस नहीं मिलेगा, अगर 10% सेविंग्स होगा तभी जाके बोनस मिलेगा इनडायरेक्ट खर्चे में। तो चेक करेंगे कि इनडायरेक्ट खर्चे में कोई सेविंग्स हुआ कि नहीं, अगर सेविंग्स हुआ है तो जो फोरमैन बोल रहा है वो सही है, और अगर नहीं हुआ है तो जो वर्क्स मैनेजर बोल रहा है वो सही है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि योर आंसर विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एक्सप्लेन। अच्छा, हमें आंसर्स जो है बताना है, ये दोनों पे कमेंट करना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम लोग एक फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो प्रोडक्शन है वो कितने कितने यूनिट का था, पहले 8,000 यूनिट बना रहे थे, प्लान 10,000 का था और एक्चुअली बना 6,000, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करके हमें चेक करना पड़ेगा। illustration 3, flexible budget of budget for the month of Jan. तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, मतलब जो एक्सपेंस है उसका लिस्ट, यहाँ पर नेचर ऑफ कॉस्ट ये ढूंढना पड़ेगा हमें, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, फिक्स्ड है। पहले वाले क्वेश्चन पे ऐसा क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन पे हमारा जो मतलब वेरिएबल था वो सेल्स के ऊपर डिपेंड था, तो हम लोग सेल्स के ऊपर लगा के आराम से कैलकुलेट कर पा रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपेंसेस फॉर ए नॉर्मल मंथ, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, प्लान्ड फॉर जैन। अच्छा, फिर यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट इन जैन, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर ए नॉर्मल मंथ, प्लान्ड फॉर जैन। अच्छा, एक्सपेंसेस एक्चुअल कॉस्ट इन जैन, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस। और यहाँ पर डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस मतलब बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, पहले लिखते हैं यहाँ पर देखो, खर्चा लिखते हैं, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन, ये फिक्स नेचर का है, ठीक है, सभी का सेम है, तो ये फिक्स नेचर का है, कितना है 1000 करके, जो नॉर्मल मंथ था उसमें भी 1000। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्शन लिख लेते हैं, ये 8,000, ये 10,000 और ये 6,000, ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 1000, यहाँ भी 1000 और यहाँ पर भी 1000, ये हो गया। अच्छा, बाकी इसके बाद से हमें चेक करना है इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है, तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही दिखा देते हैं, देखो 720 रुपीज खर्चा हुआ है, 900 और यहाँ पर 600, तो ये कितने यूनिट के लिए है, 8000, तो 720 डिवाइडेड बाई 8000 करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, और 900 डिवाइडेड बाई 10,000 करके देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। और ये 6000 डिवाइडेड बाई हम लोग 6000 करके देखेंगे कि कितना आ रहा है, अगर सभी में सेम आ रहा है पर यूनिट तो फिर वो वेरिएबल हो जाएगा। 720 डिवाइडेड बाई 8000, इस तरह से चेक करना चाहिए, इसका वर्किंग नोट बना सकते हैं हम लोग 0.09, ठीक है, ये हो गया, ये भी 0.09 आएगा, ये तो दिख ही रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, 600 डिवाइडेड बाई 6000, ये हो गया 0.1। अच्छा, ये एक्चुअल है।
अच्छा ये एक्चुअल कॉस्ट हुआ, इसमें चेंजेस हुआ है, वही तो हमें चेक करना है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि हमारा, देखो ये कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, इसको बाद में करेंगे क्योंकि एक्चुअली इतना हुआ है, एक्चुअली इतना हुआ है। बट हम लोग का यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हमारा बजटेड जो था और जो मतलब प्रीवियसली हो रहा है, उन दोनों को चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि ये वेरिएबल खर्चा है, क्योंकि इसी बेसिस पे ये जो बना हुआ है ना, ये 10,000 यूनिट का जो ये बेसिस बना हुआ है, ये जो खर्चा लिखा हुआ है वो तो इसी बेसिस पे बना हुआ है प्रीवियस एस्टिमेशन के हिसाब से। तो 8,000 यूनिट का क्या खर्चा हुआ था, उसी बेसिस पे 10,000 यूनिट बना हुआ है। बट एक्चुअली तो कुछ और भी हो सकता है, तो एक्चुअल को तो इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, पहले इन दोनों कॉलम को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 0.9 आ रहा है दोनों ही, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नेचर का हो गया, ठीक है। 0.9 आ रहा है तो ये हो गया वेरिएबल नेचर का, वेरिएबल नेचर। और यहाँ पर लिख लेते हैं जितना खर्चा आया 720 और यहाँ पर हो जा रहा है 900, ठीक है। 720 और ये हो गया 900। इसके बाद इसको हम लिखेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस वाले कॉलम को बाद में लिखेंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इसमें भी चेक करते हैं कि डिवाइड करके देखेंगे, 800 डिवाइडेड बाय 8000, तो 800 डिवाइडेड बाय 8000 आता है 0.1, इस पे आता है 0.1। और ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये भी आता है 0.1, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो 800 और 1000। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 600 और 650 दे रखा है। चेक करते हैं, 600 डिवाइडेड बाय ये है 8000 के लिए, ठीक है, ये है 8000 के लिए और ये है 10,000 के लिए। तो 600 डिवाइडेड बाय 8000 0.075 आ रहा है, और ये हो गया 650 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ रहा है 0.065। देखो चेंज आ गया, मतलब ये पूरा वेरिएबल भी नहीं है, पूरा फिक्स्ड भी नहीं है, ये है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड। तो इसका वर्किंग नोट बना के ही मुझे दिखाना पड़ेगा, तो इसका हम वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। बाकी सबका भी वर्किंग नोट बनना चाहिए, बट वो तो वहां पर भी हम दिखा सकते हैं, तो तुम लोग जगह रख दो, वहां पर वर्किंग नोट दिखा दो। यहाँ पर देखो कैसे हम लोग चेक करेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है ये 600 और 650, 8000 के लिए 600 और 10,000 के लिए 650, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस का। अब इसका पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स जो भी बोलो हो सकता है। तो इसका हम लोग वेरिएबल कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से कैलकुलेट होगा, चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट, ठीक है। तो चेंजेस कितना हो रहा है, कॉस्ट में चेंजेस कितना हो रहा है, खर्चा 600 से 650 हो रहा है, यानी चेंजेस कितना हुआ 600 से 650, मतलब 50 रुपीज का चेंजेस हुआ, ठीक है। और यूनिट में चेंजेस कितना हुआ 10,000 से 8,000, मतलब यहाँ पर हो गया 2000, ये रुपीज है, ये यूनिट हो गया। तो रुपीज कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2000, तो रुपीज 0.025 पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट होगा क्योंकि चेंजेस जो है ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। चेंजेस जो है ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए हो रहा है, तो इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, ये जो चेंजेस हो रहा है वो तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए होगा, चेंजेस से जो निकल रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगा, क्योंकि चेंज मतलब वो वेरिएबल है और जो चेंज नहीं है मतलब वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो चेंज नहीं है वो फिक्स्ड है, ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। अब इस पूरे खर्चे में कुछ जो है वेरिएबल है, कुछ जो है वो फिक्स्ड है, यहाँ पर भी वही कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, टोटल यहाँ पर लिखते हैं, देखो टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट,
ठीक है। तो टोटल कॉस्ट सपोज अगर हम लोग 600 ले रहे हैं, 600 में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 8000 यूनिट बन रहा है, 600 जो कॉस्ट लिया है उसमें 8000 यूनिट का कैलकुलेशन दे रखा है, इंटू 0.025, ये हो गया वेरिएबल खर्चा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता वही निकालना पड़ेगा, तो 600 इक्वल टू ये हो गया 200 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 600 माइनस 200 दैट इज 400। क्या ये 600 से सिर्फ आएगा आंसर? नहीं, 650 से भी सेम आंसर आएगा। देखो हम एक बार दिखा देते हैं, यहाँ 650 लिख दिया तो 650 कितने यूनिट के लिए? 10,000 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 10,000 इंटू 0.025 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां पर हो जाएगा 650 माइनस 10,000 इंटू 0.025, तो ये हो गया 250 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 650 माइनस 250, 400, ठीक है। 400 आ गया, कैसे भी कैलकुलेट क्यों ना करें हम लोग का आंसर 400 ही आएगा, ठीक है। तो ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है ये खर्चे का नेचर हो गया सेमी वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेमी वेरिएबल, ठीक है। सेमी वेरिएबल का कितना कितना एक यहाँ पर देख लेते हैं, 600 और 650, नेचर लिख के मैंने जस्ट 600 और 650 लिख दिया, हम लोग वहां पर चेक करके देख लिए कि ये सेमी वेरिएबल है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पावर। पावर का कैसा है खर्चा देखते हैं। पावर का देखो 800 और 875, ये 800 डिवाइडेड बाई अगर 8000 करेंगे तो 0.1 आ रहा है, 10 पैसा करके 0.1, और 875 ये नहीं आएगा, ये भी सेमी वेरिएबल ही है, डिवाइडेड बाय 10,000 करने पे 0.0875, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेमी वेरिएबल खर्चा हो गया, ठीक है। सेमी वेरिएबल खर्चा चेक करो एक बार, वर्किंग नोट नंबर 2, पावर। तो यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे होगा, चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन यूनिट, तो चेंजेस इन कॉस्ट 75 है, 875 से 800, और यूनिट चेंजेस कितना हो रहा है, यूनिट चेंजेस यही वाला होगा 2000, ठीक है। 10,000 माइनस 8,000, तो 75 और ये हो गया 2000, तो 0.0375। अब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सपोज अगर 875 ले लेते हैं, वेरिएबल हो जाएगा ये 875 जो है वो 10,000 यूनिट के लिए है, 10,000 इंटू 0.0375 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो 10,000 ये हो गया 375, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 875 माइनस 375, 500, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 500, ठीक है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि पावर का सेमी वेरिएबल है और खर्चा है 800 और 875, 800 और 875। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे टूल्स कंज्यूम्ड। देखते हैं वेरिएबल है कि सेम वेरिएबल। टूल्स कंज्यूम्ड 320 डिवाइडेड बाय 8000, तो 0.04 आ रहा है, 0.04, और ये 0.04 इंटू 10,000 करने पे 400 ही आएगा, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल है, इसका भी नोट बनना चाहिए बट ये अभी हम जस्ट करवा दे रहे हैं, इसका नोट बना के लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया वेरिएबल, तो वेरिएबल का खर्चा हो गया 320 और 400। अच्छा, उसके बाद है रेट्स टैक्सेस फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस सब फिक्स्ड है, रेट्स एंड टैक्सेस फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड, इंश्योरेंस फिक्स्ड। इंश्योरेंस 100 डेप्रिसिएशन 800 ये 150 150 150 150 800 800 और 1000 1000
1000 है कि 100 है? 100 है। अच्छा 100 और यहाँ पर 100, ठीक है। अच्छा टोटल खर्चा दिया हुआ है, लिख लेते हैं, मतलब और ऐड करने का जरूरत नहीं। 5290 5875 5875, ठीक है। अब ये क्यों किया मैंने, इसे हम लोग को तो कंपेयर करना पड़ेगा ना कि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है और जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट है उसके हिसाब से एक्चुअली कितना खर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंस ये हुआ है और एक कॉलम का जरूरत होगा। तो और एक कॉलम हम कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बना लेते हैं। देखो यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर और एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा कॉलम होगा, ये हो जाएगा कि एक्सपेंसेस एज पर फ्लेक्सिबल बजट। बताते हैं कौन सा कॉलम, एक्सपेंसेस एज पर फ्लेक्सिबल बजट। मतलब अगर ये कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, देखो ये 8000 यूनिट इतना खर्चा होता है, हम लोगों ने प्लान किया तो जो जैन के लिए उसके हिसाब से ये खर्चा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 8000 के लिए जैसा खर्चा हो रहा है उस बेसिस पे हम लोगों ने 10,000 का खर्चा दिखाया। उसी बेसिस पे हम लोग 6,000 का भी खर्चा चेक करेंगे। क्यों बताओ, क्योंकि 6,000 का खर्चा उस बेसिस पे नहीं बना हुआ है। कैसे पता चलेगा, जैसे अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल खर्चा लेते हैं, जैसे कि देखो इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो वेरिएबल है, कितना करके था 720 डिवाइडेड बाई 8000 करके देख लो। ये 0 पॉइंट, ये वाला जो खर्चा है 0.09 करके है, तो 0.09 इंटू यहाँ पर 8000 और 0.09 इंटू 10,000 तभी जाके ये हो रहा है। लेकिन 0.09 इंटू 6,000 जो कि एक्चुअली हुआ है वो इंटू करने से हम लोग का 600 नहीं आता है, 540 आता है, ठीक है। 600 नहीं आता है, 540 आता है। मतलब हम लोगों ने जो बजटेड बनाया था और जो एक्चुअल हुआ उसमें फर्क है, ठीक है, उसमें फर्क है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है ना कि फोरमैन को तो हम लोग बोनस तभी देंगे अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेविंग्स होगा। तो देखते हैं सेविंग्स है कि नहीं। जैसे पहला खर्चा ये जो है एक्चुअली 1000 रुपए खर्चा हुआ है और जो फिक्स्ड है वो तो 1000 ही होगा, ठीक है। जो फिक्स्ड है वो तो 1000 ही होगा, बजटेड के हिसाब से भी 1000 होगा। ये बजटेड है, एक्सपेंसेस एज पर फ्लेक्सिबल बजट। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, तो एक्चुअली में देखो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा हुआ है 600, लेकिन बजटेड के हिसाब से इतना नहीं, कुछ और होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल खर्चा था। एक बार हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ये कितना करके था, ये 0 पॉइंट कितना है 720 कितना रेट था, 720 डिवाइडेड बाई 8000, ये 0.09 वाला रेट था, ठीक है। अगर 0.09 होगा तो 8000 पे भी उतना, 10,000 पे भी उतना और 6,000 पे भी इतना ही होना चाहिए था, 0.09 इंटू 6,000। बट हुआ कितना 540। तो डिफरेंसेस अब पता चलेगा कि डिफरेंसेस कितना हुआ। तो 540 होना चाहिए था बट हुआ 600। मतलब यहाँ पर सेविंग्स हुआ नहीं, उल्टे का 60 रुपीज का क्या हो गया है, 60 रुपीज का लॉस, है ना। हम लोगों ने सोचा था कि खर्चा होगा 540 बट खर्चा हुआ कितना, एक्चुअली में 600 का खर्चा हुआ, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर देखो ये वाला भी वेरिएबल था, इसका रेट देख लेते हैं। ये हो रहा है 0.01 हो रहा है ना, यहाँ पर देख के पता चल रहा है 800 डिवाइडेड बाई 8000 देखो 0.01 हो रहा है, 01 नहीं हो रहा है, 0.1 हो रहा है, 10 पैसा करके था, ठीक है। 0.1 के हिसाब से 800, 0.1 के हिसाब से 1000, तो 0.1 के हिसाब से 6000 यूनिट पे कितना लगना चाहिए था, 600 लगना चाहिए था, ठीक है। बट लगा कितना है, चेक करते हैं क्या सेम ही लगा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल पे 700 का खर्चा लगा हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल ही है ना ये, हाँ इस पे 700 का लगा हुआ है। तो ये भी एडवर्स सिचुएशन, मतलब बचत क्या है, इसमें तो लॉस है, ये इसमें कुछ फर्क नहीं, ये ऊपर जो है ब्लैंक रहेगा क्योंकि 1000 ही है, फिक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपए का सेविंग्स के जगह ज्यादा खर्चा हो रखा है, ठीक है। अच्छा अब सेमी वेरिएबल वाला, सेमी वेरिएबल वाला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इसीलिए मैंने वो नोट बना रखा था। सेमी वेरिएबल, ये एक्चुअल वाला तो हमें पता है, लिख लेते हैं। जो रिपेयर मेंटेनेंस का है वो है 600 एक्चुअल वाला, ठीक है। और जो बजटेड है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए रिपेयर मेंटेनेंस का, तो रिपेयर मेंटेनेंस का 6000 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर 6000 यूनिट कितना होना चाहिए, ये देखो 6000 इंटू वेरिएबल पोर्शन कितना है, वेरिएबल पोर्शन है 0.025, 0.025 ये वेरिएबल पोर्शन प्लस
क्योंकि इसका टोटल कॉस्ट कैसे होगा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, ये वेरिएबल पोर्शन और फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड है हम लोगों का 400, ठीक है, तो 400 ले लेते हैं। तो कितना होना चाहिए, 6000 इंटू 0.025 प्लस 400, तो ये हो गया 550 हो गया, ठीक है। तो 550 का अकॉर्डिंग टू बजट 550 होना चाहिए, बट हुआ कितना है, बट हुआ है 600, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी एडवर्स सिचुएशन है, 50 का जो डिफरेंस दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम ही वेरिएबल है। उसके बाद वाला खर्चा पावर का, तो पावर का खर्चा भी चेक करते हैं, 6000 यूनिट के लिए कितना होगा, पावर फॉर 6000 यूनिट, 6000 यूनिट के लिए पावर का खर्चा कितना होगा, तो ये देखो टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर 6000 इंटू वेरिएबल का रेट लगाएंगे प्लस जो फिक्स्ड पोर्शन है, तो पावर का है यहाँ पर 0.0375 प्लस 500 है, फिक्स्ड जो है 500 है, तो यहाँ पर हो गया 6000 इंटू 0.0375 प्लस 500, तो 725, ठीक है। 725 का बजटेड के हिसाब से खर्चा होना चाहिए, और हुआ कितना है देखते हैं। यहाँ पर हो गया यहाँ पर होगा 725 होना चाहिए, नहीं सॉरी दूसरे कॉलम में लिख दिया, बजटेड के हिसाब से 725 होना चाहिए, और हुआ है कितना ये देख लेते हैं। पावर का 740 हुआ है, एक्चुअली खर्चा हुआ है 740, यहाँ भी एडवर्स सिचुएशन है, ज्यादा खर्चा हुआ है, जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, 15 रुपए ज्यादा खर्चा हुआ है। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल है, वेरिएबल का तो यहीं पर निकल जाएगा, टूल्स कंज्यूम्ड वेरिएबल है 320 है ना, तो 320 डिवाइडेड बाय 8000, तो ये हो गया 0.04 करके, 0.04 करके होना चाहिए 6000 यूनिट का इंटू 6000, तो ये होना चाहिए 240, ठीक है। ये बजटेड के हिसाब से होना चाहिए 240, बट देखते हैं कितना हुआ है एक्चुअली हुआ है 300, तो ये भी ज्यादा खर्चा हुआ है, 60 रुपीज का ज्यादा खर्चा हुआ है, तो बोनस तो मुझे नहीं लगता है मिलेगा, सारा ही तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब खर्चा ज्यादा लग रहा है। रेट्स एंड टैक्सेस, ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो रेट्स एंड टैक्सेस यहाँ 150 है, तो बजटेड के हिसाब से 150 होगा, और एक्चुअली में भी 150 होना चाहिए, ये देखो 150 है, ये 800 है, तो यहाँ पर भी 800 होगा, तो ये 800 यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअली में भी 800 हुआ है, बजटेड के हिसाब से 100 ही होगा, और एक्चुअली में भी 100 होना चाहिए क्योंकि फिक्स्ड खर्चा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका टोटल कर सकते हैं, एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल पता है 4990, यहाँ पर लिख देते हैं 4990, और ये सब में अगर चेंजेस देखें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि फिक्स था, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका टोटल करते हैं कि बजट हमारा जो बना हुआ था उस रेट पे अगर हमारा सारा का सारा काम होता एग्जैक्टली क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि बजट जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर वेरी नहीं कर रहा है, वेरी कर रहा है कितना देखो, वेरी कितना कर रहा है देखो, इसका टोटल करने से ही पता चलेगा, 4705 आ रहा है, 4705, तो हम लोगों ने सोचा था टोटल 4705 से काम हो जाएगा अगर हमारा बजट जैसा था वैसा अगर बने, बट यहाँ पर 4990 का खर्चा हो गया, और यहाँ पर डिफरेंसेस देख लो 60 100 60 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 60, मतलब एक्स्ट्रा 285 रुपीज का खर्चा हुआ नेगेटिव, ठीक है, 285 रुपीज का खर्चा हुआ। अब ये 285 रुपीज का ज्यादा खर्चा हुआ है, अब बोनस कब मिलेगा, बोनस तभी मिलेगा अगर कुछ खर्चा हम लोग बचा पाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बता दिया है देखो, बोनस तभी मिलेगा अगर हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल पे सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेव कर पाते हैं, बट यहाँ पर सेविंग्स तो दूर का बात है, यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी खर्चा लग गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि खर्चा जो है वो 285 से इंक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में जो बोनस मांगा जा रहा है वो बोनस तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वर्क्स मैनेजर जो है वो सही है, बोनस नहीं मिल सकता है, तो इसका एक कंक्लूजन लिखना चाहिए, वहां जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंक्लूजन जो है, द एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ Jan is increased by rupees 285 as compared to फ्लेक्सिबल बजट, मतलब जितना होना चाहिए था, फ्लेक्सिबल बजट हम लोगों ने बनाया
उसके हिसाब से जो खर्चा होना चाहिए था उससे 285 ज्यादा हुआ है। अंडर सच circumstances assuming the expenses are controllable and based on financial perspective, the foreman of the company should not be entitled for any performance bonus. तो कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है बोनस तभी देना चाहिए अगर यहाँ पर बोल रहा है कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप एंड द फोरमैन ऑफ द शॉप। मतलब फोरमैन का ही काम है इसे मॉनिटर करना और रेगुलेट करना, वो नहीं कर पाए तो उसे किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। वो अगर रेगुलेट करता, सही तरह से प्लान करता, तो 285 का जो लॉस है मतलब वो नहीं होता। तो इसीलिए जो बोनस मांगा जा रहा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बोनस नहीं मिल सकता है। अच्छा, तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है फ्लेक्सिबल बजट किया। अच्छा, अब और एक बजट देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो बजट देखेंगे, फ्लेक्सिबल देखा, फिक्स्ड देखा, अब हम लोग देखेंगे परचेज बजट। परचेज बजट किसे बोलते हैं? परचेज बजट यानी कि रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। नेक्स्ट बजट पढ़ना है। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज बजट जो है ये हम लोग कब बनाएंगे? जब हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तब हमें रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए लिखो दिस बजट रिप्रेजेंट द बजट टू बी achieved by the परचेज डिपार्टमेंट। और ये बनाता कौन है? परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्हीं को खरीदना है। तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज बजट बनाएगा। सेकेंड पॉइंट, दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी, मतलब कितना यूनिट परचेस करना है रॉ मटेरियल, मतलब किलो हो, लीटर हो, जो भी हो, रॉ मटेरियल का नेचर कुछ भी हो, हमें कितना परचेस करना है। एंड अमाउंट, कितने रुपए का, अमाउंट ऑफ परचेस टू बी मेड ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। नेक्स्ट, when we compare budgeted purchase with actual purchase, we are able to
कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल परचेज वेरिएंस। ये हम लोगों ने पहले भी आज मैंने बताया कि हमारा जो बजट है वो वेरी कर सकता है, और जब हम लोग स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का कंपेयर करेंगे तो हमें लॉस या प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोग का लॉस आया ना, ठीक है, मतलब ये एडवर्स सिचुएशन है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग मटेरियल का ऐसा कैलकुलेशन करके कंपेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या सोच के बजट बनाया था और एक्चुअली में हमें कितने रुपीज का मटेरियल और कितना क्वांटिटी में खरीदना पड़ा, तो हमें मटेरियल परचेज वेरिएंस पता चल जाएगा। And also able to evaluate the efficiency of purchase मैनेजर। और इससे पता चलेगा कि परचेज मैनेजर भी कितना मतलब एफिशिएंट है। जैसे अभी ये जो फोरमैन है उनको बोनस क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपना एफिशिएंसी नहीं दिखाया होगा प्राइजेस को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है, मतलब जितना हो पाता है। अगर मार्केट के ऊपर इफेक्टेड हो रहा है तब तो नहीं होगा। तो अगर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं तो परचेज मैनेजर कितना एफिशिएंट है वो भी देखना चाहिए। तो इससे ये पता चलेगा कि अगर हमारा एडवर्स सिचुएशन है तो परचेज मैनेजर ऑब्वियसली उतने एफिशिएंट नहीं है, और अगर हमारा फेवरेबल सिचुएशन है तो परचेज मैनेजर एफिशिएंट हुए, ठीक है। This budget is prepared with the help of following equation. Equation क्या है? Budgeted purchase of raw material इक्वल टू कितना खरीदना पड़ेगा। तो कितना खरीदना पड़ेगा उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों को कितना रॉ मेटेरियल का रिक्वायरमेंट है। जितना रॉ मेटेरियल का रिक्वायरमेंट है उतना खरीदेंगे, तो जितना रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे कंजम्पशन। कितना हम लोग यूज करेंगे, तो बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमें 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए तो 2 किलो खरीदना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि देखो मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग जो कुछ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। एकदम खत्म तो नहीं करना है, हमें कुछ ना कुछ तो रखना ही है अपने पास स्टोरेज के तौर पे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ रखना चाहते हैं तो उतना भी हमें खरीदना पड़ेगा। 2 किलो का नीड है बट 1 किलो हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं तो 3 किलो खरीदना पड़ेगा। तो ये ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो जाएगा, ये खरीदना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि हम लोगों को टोटल 3 किलो खरीदना पड़ेगा। मेरे एग्जांपल के हिसाब से 2 किलो हमें यूज करना है, 1 किलो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं। बट पहले से ही हम लोगों के पास अगर मान लो कि आधा किलो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आधा किलो अगर मटेरियल पहले से ही प्रेजेंट है तो उतना नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसको आधा किलो नहीं करके ये थोड़ा सा अमाउंट को ही हम चेंज कर देते हैं। हमें 5 किलो चाहिए और 2 किलो हम लोग रखना चाहते हैं अपने पास, ठीक है, इमरजेंसी पर्पस में एज ए क्लोजिंग स्टॉक, तो 7 किलो खरीदना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो परचेज जो स्टोर है वहां पर जाके देखा कि ऑलरेडी 3 किलो मटेरियल प्रीवियस जो पीरियड है उसका पड़ा हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो वो लेस हो जाना चाहिए। तो 7 किलो में अगर 3 किलो अवेलेबल है तो हमें 4 किलो ही खरीदना पड़ेगा, यानी माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इस बेसिस पे बजट बनेगा। अब देखो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो कितना इजीली बन जाएगा। यहाँ पर बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जनवरी 2015। जनवरी 2015 के बेसिस पे हमें रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है। तो देखो कैसे होगा।
पर्टिकुलर्स, मेटेरियल्स कितने तरह का है, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा डी ई और एफ। अच्छा अब हमें देखना है क्या बोला है, देखो एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 1 जन, तो 1 जन में हम लोगों के पास इतना अवेलेबल मटेरियल है, तो जब भी हम लोग मार्केट में खरीदने जाएंगे टाइप ए मटेरियल, हमें 16,000 कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 16,000 पहले से ही था। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 रखना चाहते तो इतना खरीदना पड़ेगा, और कंजम्पशन 1,20,000 का है तो इतना खरीदना पड़ेगा। ये क्वांटिटी में निकल जाएगा, देखो ये सब क्वांटिटी दे रखा है और यहाँ पर रुपीज दे रखा है, तो 1,20,000 हमें खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कंजम्पशन है। 20,000 रखना चाहते हैं तो ये खरीदना पड़ेगा, बट 16,000 क्योंकि पहले से ही है तो ये हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो अभी फॉर्मूला देखा समझ के हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कंजम्पशन, कंजम्पशन एस्टिमेटेड लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड कंजम्पशन। तो कितना कितना है, 1,20,000, 44, 1,32,000, 1,20,000, 44, 1,32,000, 36, 88, 1,72,000, 36, 88, 1,72,000। तो इतना तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, इतना हम लोग कंजम्पशन करना चाहते हैं। ऐड कर देंगे जितना हम लोग स्टॉक में रखना चाहते हैं, तो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक 31 जन के हिसाब से, 31 जन के हिसाब से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं 20,000, तो 20,000 यूनिट खरीदना पड़ेगा, और भी 1,20,000 के साथ साथ 8,000, 28, 4,000, 8,000, 28,000, 4,000। अच्छा उसके बाद है 16 और 32, 16 और 32,000, ठीक है। अच्छा लेस कर देंगे अगर पहले से हमारे पास कोई स्टॉक है तो एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, तो एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक 1 का हो जाएगा। एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक है 16, 6, 24, 16, 6, 24, 2,000, 14,000, 28,000। तो कितना खरीदना पड़ेगा ये हमें पता चल जाएगा, कितना खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर ये दो एडजस्ट करने पे आता है 4,000, तो 1,24,000 हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर हो रहा है 8,000 और ये 6, ये एडजस्ट करने पे 2,000 आ रहा है, तो 46,000 हो गया। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर 28 और 24 एडजस्ट करने पे 4,000 आ रहा है, 4,000 और यहाँ पर 1,32,000, मतलब 1,36,000 हो जाएगा, 1,36,000। यहाँ पर 2,000 होता है 38,000। अच्छा यहाँ पर एडजस्ट करने से 4,000, 4,000 और 88,000, 88 प्लस 4 ये हो गया 92,000। ठीक करते हैं, 88,000 प्लस 16,000 माइनस 14,000, ओ ये 90,000 हो रहा है। अच्छा 1,72,000 और ये 28 और 32, 32 और 28 एडजस्ट करने से 4,000, और ये हो गया 1,76,000 हो जाएगा, फिर 1,76,000। ये यूनिट में हमें पता चल गया कि कितना परचेस करना पड़ेगा, तो इतना परचेस करना पड़ेगा। ये हो गया परचेस बजट इन यूनिट, ठीक है। यहाँ किलो विलो कुछ नहीं बताया तो हम यूनिट लिख देते हैं। और परचेस बजट क्योंकि सिर्फ यूनिट में नहीं बनता है, क्वांटिटी में नहीं बनता है, इसमें भी बनेगा, क्या बोलते हैं उसे, प्राइस में भी बनेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, बजटेड परचेस विद एक्चुअल परचेस, क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ परचेस। तो क्वांटिटी तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब अमाउंट ऑफ परचेस निकालेंगे, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि प्राइस क्या है। 25 पैसा यहाँ पर लिख देते हैं कि रेट पर यूनिट क्या चल रहा है, रेट पर यूनिट चल रहा है 25, सभी पैसे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पी लिख देते हैं, पैसा में दिया हुआ है 25, मतलब 0.25, 0.25, 0.05, क्योंकि ये 5 पैसा है तो 0.05, ये ध्यान में रखना है, ये 50 पैसा नहीं है, 5 पैसा, 15 पैसा, यानी 0.15। अच्छा उसके बाद 10, 20 और 30, 10, 20 और 30,
तो यहाँ पर एस्टिमेटेड परचेज इन रुपीज निकाल लेंगे, एस्टिमेटेड परचेज इन रुपीज। तो 1,24,000 यूनिट खरीदना पड़ेगा 25 पैसे के हिसाब से, तो ये हो गया 31,000। ये 5 पैसे के हिसाब से 46,000 इंटू 0.5, सॉरी 0.05, 2,300। अच्छा, ये 1,36,000 इंटू 0.15, तो ये हो गया 20,400। ये 10 पैसा 38,000 इंटू 10 यानी 3800, ये 20 पैसा यानी 1800, या फिर 18,000 होगा शायद, 90,000 इंटू 0.2, हाँ 18,000 होगा। अच्छा, 1,76,000 इंटू 0.3, तो ये हो गया 52,800। ये हो गया हम लोग का परचेज बजट। तो एक बार देखो क्या बोला था, दिस बजट रिप्रेजेंट द बजट टू बी अचीव्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। ये परचेज डिपार्टमेंट बनाता है, ये थियोरेटिकली पूछ सकता है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी मेड ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। तो ये देखो क्वांटिटी और अमाउंट व्हेन वी कंपेयर। अच्छा, ये कंपैरिजन तो अभी फिलहाल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और ये जो है इस इक्वेशन के थ्रू से होगा, उसी इक्वेशन से हम लोगों ने बनाया। और इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है, हमें जितना कंजम्पशन करना है उतना खरीदेंगे, अगर एक्स्ट्रा कुछ रखना है तो वो भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियसली सेम रॉ मटेरियल अगर हमारे पास उतना है तो हम लोग उतना कम खरीदेंगे, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है। ये कौन सा बजट दिया हुआ है, एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्री, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मेटेरियल बजट। अच्छा, ये बोला है कि प्रोडक्शन बजट और मेटेरियल बजट कंबाइनली दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है वो एक बार लिखवा देते हैं, और ये तुम लोग होमवर्क में भी कर पाओगे क्वेश्चन इससे, ठीक है। प्रोडक्शन बजट क्या होता है, देखो, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट का मतलब होगा कि हमें ये बजट करना है, मतलब ये एस्टिमेट करना है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। तो दिस बजट रिप्रेजेंट द टारगेट टू बी अचीव्ड by the production department of organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये बजट बनाएंगे, जैसे परचेज बजट परचेज डिपार्टमेंट बनाएगा। अच्छा, अब ये भी क्वांटिटी एंड मतलब क्वांटिटी और रुपीस दोनों में ही हम लोग इसे इंडिकेट करेंगे। जैसे परचेज बजट था, दिस बजट इंडिकेट्स नहीं, इसका क्वांटिटी होगा ना, इसका तो रुपीस होगा नहीं। प्रोडक्शन मतलब यूनिट हो गया, प्रोडक्शन बजट मतलब यूनिट हो गया ना, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी आएगा, रुपीस तो नहीं आएगा। सेल में क्वांटिटी रुपीस दोनों लगाते, बट प्रोडक्शन में हम लोग कभी रुपीस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। नेक्स्ट, यहाँ पर भी कंपैरिजन पॉसिबल है, व्हेन वी कंपेयर budgeted production with actual production, budgeted production with actual production, with actual production we are able to ascertain the differences
and also place the responsibility for such differences. हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि क्या सोचा था हम लोगों ने, क्या सोचा था कि 10,000 यूनिट होगा लेकिन हुआ 7,000 यूनिट, तो ये कम हुआ तो क्यों हुआ, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिफरेंसेस क्या है और क्यों है और कितना है, ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, देखो, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड with the help of ম্যাম স্ক্রিনটা আটকে গেছে। স্ক্রিন আটকে আছে? এবারে হ্যাঁ এসে গেছে। আচ্ছা, this budget is prepared with the help of following equation। तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है, तो जितना सेल करना है, क्योंकि सबसे पहले ना सेल टारगेट ही फिक्स करना पड़ता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 1 लाख यूनिट बेचना चाहते हैं तो हमें 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि 1 लाख यूनिट तो बेचेंगे इसीलिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मतलब अपने पास सैंपल के लिए भी तो रहना चाहिए, मतलब एज ए क्लोजिंग स्टॉक में भी तो कुछ आइटम हमारे पास रहना चाहिए जो हम लोग बेचना चाहते हैं। तो 1 लाख का टारगेट है बट हम लोग चाहते हैं कि 5-7 हजार यूनिट हमारे पास ऐसे क्लोजिंग स्टॉक रह जाए इमरजेंसी पर्पस में बेचने के लिए या फिर सैंपल के लिए, तो वो भी हमने प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हम लोग कुछ ऐसा रखना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और अगर प्रीवियसली ऐसा प्रोडक्शन हुआ है और ऐसा जो फिनिश गुड्स है हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम लोग उतना कम बनाएंगे। सेम वैसा ही फॉर्मूला होगा। तो बजटेड प्रोडक्शन इक्वल टू बजटेड सेल्स, मतलब कितना हम लोग बेचना चाहते हैं उतना प्रोड्यूस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर हम लोग कुछ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं तो वो भी प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हमारे पास कुछ स्टॉक पहले से है तो उतना कम करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सेल करेंगे 1 लाख यूनिट, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं हम लोग सपोज 50,000 यूनिट, लेकिन हम लोग के पास पहले से 10,000 यूनिट ऐसा फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, तो हमारा टारगेट था 1,50,000, क्योंकि 10,000 पहले से है तो 1,40,000 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। 1,40,000 से ही हम लोग अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये इसका तो जरूरत नहीं है, समझ ही गए होंगे किस तरह से हो रहा है। और इस पे देखो ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, खुद भी कर सकते हो। इलास्ट्रेशन 2 जो बना हुआ है, ठीक है, इसको होमवर्क में देख सकते हो कि कैसे करके होगा। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल 3 तरह का यूज किया गया है और 3 अलग अलग रेशियो से यूज किया गया है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार ट्राई करके देख सकते हो रहा है कि नहीं। हम पीडीएफ शेयर कर देंगे और ये इलास्ट्रेशन 3 भी बन जाएगा, सेम फॉर्मूला से ही बनेगा, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 जो है, हाँ, इलास्ट्रेशन 1 2 3 ये बन सकता है। और कुछ नीचे फ्लेक्सिबल बजट में हम ये शेयर कर देंगे तो तुम लोग देख के कर सकते हो। फ्लेक्सिबल बजट भी इसमें है कुछ क्वेश्चंस, तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे।